बच्चों, आज अपन बात करेंगे मौद्रिक नीति के बारे में। मौद्रिक नीति हमारे लिए हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक नीतियों में से एक है। दो मुख्य नीतियां हमारे यहाँ हैं, एक मौद्रिक नीति, एक राजकोषीय नीति की। मौद्रिक नीति को को हमारे देश में केंद्रीय बैंक इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है, और राजकोषीय नीति सरकार की नीति होती है, जो कि वो अपने सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक कर से संबंधित ये नीति होती है। घटे की वित्त व्यवस्था भी इसके अंतर्गत आती है। तो अभी हमने जो बात की थी वो केंद्रीय बैंक के कार्यों के बारे में की थी, और उसके अंदर हमने देखा था कि केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण का कार्य भी करता है और वो किस तरह से वो कार्य करता है। अब आगे आज हम देखते हैं मौद्रिक नीति के बारे में। तो हम बात करते हैं मौद्रिक नीति के अर्थ की। मौद्रिक नीति के अंतर्गत मुद्रा की पूर्ति, ब्याज और ऋण आदि को नियमित करने का प्रयास किया जाता है। यानी इसका संबंध मुद्रा की पूर्ति और साख नीति से मौद्रिक नीति का संबंध होता है। आजकल मौद्रिक नीति की जगह इसको मौद्रिक और साख नीति पर बल दिया है, क्योंकि मुद्रा और साख दोनों की मात्राएं उत्पादन और कीमतों को प्रभावित करती है। मुद्रा की पूर्ति में साख मुद्रा का भी बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसलिए इसे हम मौद्रिक और साख नीति कहते हैं। मुद्रा और साख नीति के द्वारा मुद्रा की मात्राओं को इस प्रकार प्रभावित किया जाता है कि आर्थिक नीति के निर्धारित उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें। इसके लिए केंद्रीय बैंक को भिन्न भिन्न प्रकार के निर्णय लेने होते हैं, जैसे मुद्रा की पूर्ति, जिसमें विशेषतः M3 मुद्रा, जो कि विस्तृत अर्थ में हम जिसे मुद्रा कहते हैं, वो वार्षिक ब्याज दर कितनी हो, साख या उधार की मात्रा कुल कितनी रखी जाए, उसकी लागत या ब्याज की दर और अन्य शर्तें क्या हो, विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, निर्यात आदि में उसका आवंटन कैसे किया जाए, ये सब का अध्ययन हम इसमें करते हैं। इसके अलावा मौद्रिक और साख नीति के अंतर्गत इस बात पर भी निर्णय लिया जाता है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जैसे कृषि, लघु उद्योग, सड़क परिवहन चालन, खुदरा व्यापार, स्वरोजगार, इनमें संलग्न व्यक्ति आदि को बैंक अपनी कुल उधार का कितना न्यूनतम अंश दे और किस ब्याज दर से दे। इस प्रकार मुद्रा और साख नीति के दायरे में मुद्रा की पूर्ति, साख की पूर्ति तथा ब्याज की दरें यानी साख की लागत आदि भी शामिल होता है। मुद्रा और साख नीति, मौद्रिक नीति व साख नीति में साख नीति का दायरा ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि साख प्रदान करने में संस्थागत एजेंसीज जैसे बैंक हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, और गैर संस्थागत एजेंसीज जैसे महाजन, देसी बैंकर आदि दोनों प्रकार की एजेंसियां भाग लेती है। फिर भी मौद्रिक और साख नीति एक साथ घोषित की जाती है। मुद्रा और साख दोनों में परस्पर गहरा संबंध पाया जाता है। साख का आधार वस्तुतः मुद्रा ही होती है, और मुद्रा की मात्रा के ज़्यादा होने पर साख की मात्रा ज़्यादा होती है, और मुद्रा की मात्रा के कम होने पर साख की मात्रा कम होती है। अब हम बात करें मौद्रिक नीति के उद्देश्यों की। तो मौद्रिक नीति के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो है उसका मूल्य स्थिरता को बढ़ावा देना, और दूसरा उद्देश्य उसका है उत्पादक क्षेत्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में बैंक कर्ज की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, ताकि आर्थिक विकास तेज गति से किया जा सके और कर्ज के अभाव में किसी आर्थिक क्षेत्र या क्रिया को क्षति न पहुँचे। तो मुख्यतः इसके उद्देश्य जो बताए जाते हैं, वो सबसे पहला उद्देश्य इसका है कि दीर्घकालीन मुद्रा मूल्य स्थिरता के साथ अधिकतम संभावित उत्पत्ति का स्तर प्राप्त करना, या दीर्घकाल में तटस्थ मुद्रा की स्थिति प्राप्त करना। दूसरा उद्देश्य इसका है मूल्य स्थिरता की स्थिति प्राप्त करना, विशेष रूप से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना। तीसरा उद्देश्य विकास की दर को ऊंचा करना,
नेक्स्ट है आय और धन के वितरण की असमानताओं को कम करने में मदद करना। नेक्स्ट रोजगार के अवसर बढ़ाना, यथासंभव पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करना। और छठा उद्देश्य या लास्ट उद्देश्य इसका है भुगतान असंतुलन को कम करना और विनिमय दर को अवांछित अस्थिरता को कम कर आगे बढ़ाना। तो सबसे पहली बात हम करें दीर्घकाल में तटस्थ मुद्रा का लक्ष्य प्राप्त करना। विकस्टिट्स, हाइक, रॉबर्टसन और कूपमैन्स इन अर्थशास्त्रियों ने मौद्रिक नीति के मुद्रा की तटस्थता के लक्ष्य को प्राप्त करने पर बल दिया था। दीर्घकालीन तटस्थ मुद्रा से अर्थ ये का मतलब ये होता है कि अधिकतम संभावित उत्पत्ति के स्तर पर दीर्घकालीन कीमत स्थिरता प्राप्त की जानी चाहिए। और इसमें दो बातों का समावेश किया जाता है, एक तो अधिकतम संभावित उत्पत्ति और दूसरी दीर्घकालीन कीमत स्थिरता। भारत जैसे देश के लिए अधिकतम संभावित उत्पत्ति के स्तर पर पूर्ण क्षमता की उत्पत्ति को लिया जा सकता है। तटस्थ मुद्रा नीति में मुद्रा स्फीति और मुद्रा अविस्फीति दोनों को टाला जा सकता है। दीर्घकालीन कीमत स्थिरता के साथ अधिकतम संभावित उत्पत्ति की दशा प्राप्त करने के लिए लागत प्रेरित मुद्रा स्फीति की शक्तियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। इसके लिए प्रयास जो किया जाना चाहिए वो ये है कि मजदूरी में वृद्धि श्रम की औसत उत्पादकता की वृद्धि से ज़्यादा न हो, आयातित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य न बढ़े और सरकार प्रशासित कीमतों में स्वयं भी वृद्धि न करे। इस तरह लागत जन्य मुद्रा स्फीति के तत्वों को काबू में रखने से तटस्थ मुद्रा का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। तटस्थ मुद्रा की दशा में बचत और विनियोग दोनों ऊंचे स्तर पर होते हैं, इसमें रोजगार में वृद्धि होती है। अर्थशास्त्रियों का एक मानना है कि तटस्थ मुद्रा का लक्ष्य प्राप्त करने से ही मौद्रिक नीति के अन्य लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं। यही कारण है कि कुछ मौद्रिक अर्थशास्त्री मुद्रा की तटस्थता के लक्ष्य को प्राप्त करने पर सर्वाधिक बल देते हैं। दूसरा उद्देश्य इसका है विकास की दर को ऊंचा रखना। एक विकासशील देश के लिए सबसे पहली आवश्यकता विकास की गति को तेज़ करना माना जाता है। इसके लिए उत्पादन बढ़ाने के सभी संभव उपाय करने होते हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि उद्योग आदि के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था करनी होती है और इसके लिए उचित समय, उचित मात्रा, उचित ब्याज की दर सभी आर्थिक क्षेत्रों के लिए इस तरह से साख की व्यवस्था करना आवश्यक होता है। इसके अगर हम ये ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे उत्पादन में बाधा पहुंचती है। सरकार को व्यापारिक क्षेत्र, निर्यात आदि सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में साख प्रदान करने की व्यवस्था करनी होती है। विकास की दर ऊंची करने के लिए अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाना होता है। निवेश सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में किया जा सकता है। निवेश बढ़ाने के लिए ब्याज की दर नीचे रखी जाती है। इस प्रकार ब्याज की दर का आर्थिक विकास पर निवेश के माध्यम से प्रभाव पड़ता है। तीसरा है मूल्य स्थिरता। मौद्रिक नीति में ये सर्वोपरि उद्देश्य माना जाता है और इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाता है क्योंकि इस उद्देश्य के प्राप्त हो जाने से अन्य कई उद्देश्यों की प्राप्ति पर अनुकूल असर पड़ता है। कीमतों के बढ़ने से निर्धन वर्ग पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है और समाज में आर्थिक असमानता बढ़ती है। मूल्य स्थिरता के वातावरण में निर्यात बढ़ाने में भी मदद मिलती है जिससे भुगतान असंतुलन की समस्या कम हो जाती है। यहाँ तटस्थ मुद्रा के उद्देश्य और मूल्य स्थिरता के उद्देश्य में भी अंतर होता है। वो हम ये देखें, तटस्थ मुद्रा में दीर्घकालीन मूल्य स्थिरता के साथ अधिकतम संभावित उत्पत्ति को प्राप्त करने पर विचार किया जाता है, लेकिन मूल्य स्थिरता का उद्देश्य सीमित किस्म का होता है। तटस्थ मुद्रा का उद्देश्य काफ़ी व्यापक होता है। चौथा है आय और धन के वितरण की असमानता को कम करना।
सामाजिक न्याय की दृष्टि से समाज कमजोर वर्ग के लोगों को कम ब्याज पर कर्ज उपलब्ध कराया जाता है ताकि उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का अवसर मिले। भारत में एक कार्यक्रम चलाया गया था, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP। उसके अंतर्गत निर्धन परिवारों को बैंक से कर्ज दिलाया गया था ताकि वो अपनी आमदनी बढ़ाकर गरीबी की रेखा से ऊपर आ सकें। तो मौद्रिक नीति आर्थिक असमानता को कम करने में मदद दे सकती है। निर्धन वर्ग को तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में रियायती ब्याज की दर पर कर्ज उपलब्ध करा के सरकार समाज में आर्थिक विषमता को कम करने का प्रयास कर सकती है। नेक्स्ट है रोजगार के अवसर बढ़ाना। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस तरह साख की सुविधा बढ़ाकर विशेषतया कृषि, लघु उद्योग, खुदरा व्यापार आदि क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाते हैं। कम ब्याज की दर पर समाज के कमज़ोर वर्ग को कर्ज की सुविधा प्रदान करके स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। अन्य आर्थिक क्रियाओं में भी इस तरह के कदम उठाकर नया रोजगार सृजित किया जा सकता है। छठा है भुगतान असंतुलन को कम करना और विनिमय दर की अवांछित अस्थिरता को कम करना। व्यापार के घाटे को कम करने से भुगतान संतुलन का घाटा भी कम हो जाता है, लेकिन व्यापार के घाटे को कम करने के लिए निर्यात बढ़ाना आवश्यक होता है। निर्यात बढ़ाने के लिए एक देश में अन्य देशों की तुलना में मुद्रास्फीति की दर का नीचा रहना आवश्यक है, तभी उसकी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बढ़ने से निर्यात संवर्धन में सहूलियत रहेगी। मौद्रिक नीति पहले मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है, जिससे उस देश की विदेशी व्यापार में प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बढ़ जाती है। इस तरह मौद्रिक नीति का उपयोग उस समय या उस स्थिति में किया जा सकता है जब विदेशी व्यापार विनिमय बाजार में सटोरिये बैंकों से उधार लेकर विदेशी मुद्रा खरीद करने लगते हैं, जिससे उस देश की मुद्रा का अवमूल्यन या मूल्यह्रास होने लगता है। इस स्थिति पर काबू पाने के लिए केंद्रीय बैंक को बैंक दर बढ़ाकर व नकद रिजर्व अनुपात बढ़ाकर ऐसे उधार को कम करना होता है ताकि विनिमय दर में स्थिरता है और अनुचित गिरावट को रोका जा सके। तो इस तरह से हम मौद्रिक नीति विकास की दर को तेज़ करने, मूल्य स्थिरता की स्थिति को प्राप्त करने, आर्थिक असमानता को कम करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने, भुगतान संतुलन असंतुलन को कम करने में इसका योगदान ले सकते हैं। लेकिन सामान्यतः मूल्य स्थिरता इसका सबसे इम्पॉर्टेंट लक्ष्य होता है, इसलिए मूल्यस्फीति की दर को नियंत्रित करने में विशेष रूप से इसको प्रयुक्त किया जाता है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और भारत के 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर C रंगराजन ने इसके बारे में कोटेशन कहा है, वो बताती हूँ मैं आपको कि उचित साख नीति के माध्यम से विकास को प्रोत्साहन देकर विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को योजना की प्राथमिकताओं के अनुसार आगे बढ़ाकर तथा सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को साख की लागत, मात्रा और दिशा के माध्यम से सहारा देकर मौद्रिक नीति योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति में इन विभिन्न और प्रभावशाली उपायों के जरिए अपना योगदान देती है। लेकिन मौद्रिक नीति अन्य उद्देश्यों के बनस्पत कीमत स्थिरता के उद्देश्य की प्राप्ति में अपना अधिक महत्वपूर्ण योगदान देती है। धन्यवाद। अब कल अपन देखेंगे कि किस तरह से मौद्रिक नीति के द्वारा किन किन वेरिएबल्स में परिवर्तन के प्रयास किए जा सकते हैं।